सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोगों को जानकारी दी गई है आर्टिकल 20 के संबंध में, और आर्टिकल जो 20 है मैंने बता दी। चलिए आर्टिकल 21 के बारे में हम जानते हैं। 21 है क्या चीज? तो देखिए आर्टिकल 21 जो होता है वो भी इसी से लगभग संबंधित है। यानी कि इसका मेन जो टॉपिक है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब ये लाइन का क्या मतलब है? आर्टिकल 21 यानी कि यह भी जो है आर्टिकल ये भी आपातकाल के समय में इसका जो निलंबन नहीं होता है। आर्टिकल 21। चलिए हम अब ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज ऊपर आ भी रह गई, जरा थोड़ा सा ऊपर मैं देख लूं। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था ना कि ये जो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। सिर्फ भारतीयों को, यानी कि विदेशियों को नहीं होंगे। कौन कौन से जो है विदेशियों को नहीं होंगे? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और ये 30। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। इसलिए कभी भी ये भी सवाल एक बार आया था। अब मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन में ये सब दिए गए थे। तो आपके सामने ये 5 आर्टिकल्स हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त ये नहीं है। ठीक है, समझ गया आप सभी लोग? चलो, अब 21 की बात आती है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आखिर है क्या चीज? ये क्या चीज है? तो आर्टिकल 21 में ये प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी ये प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत में नागरिकों को न केवल जीवन बल्कि ये गरिमामय जीवन का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार आर्टिकल 21 में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। अब ये क्या है? और अब हम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी हम जान लेते हैं। यानी जीवन रक्षा का अधिकार है, और प्रतिष्ठा के साथ जीने का भी राइट है, और स्वच्छ ये पर्यावरण का ये भी ये राइट है। निजता का भी ये राइट है। सूचना का अधिकार, शयन का अधिकार, और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का ये अधिकार। तो ये सभी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत में आते हैं। आपको अगर ये चीज याद नहीं भी है ना, तो कोई भी बड़ा इशू नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का राइट मतलब कि है। अगर इसका अगर उल्लंघन अगर किया जाता है तो आप दोषी हैं। इसको दूसरे सेंस में हम समझ सकते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ये शब्द है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। यानी कि आपकी जो भी प्राण है और जो दैहिक जीवन है समानता सम्मान पूर्वक, तो इसकी स्वतंत्रता का राइट जो आपको कौन देता है? संविधान देता है। लेकिन अगर आप सुसाइड करेंगे, दूसरों को मारेंगे, दूसरे के अगर प्राणों को लेंगे, तो वैसे केस में यानी कि इस स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, और हनन होगा तो आपके विरुद्ध जो है वो केस होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है जीवन का को संरक्षण भी देता है, अपने प्राण को संरक्षित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये बात मेरी आप लोग समझ गए? चलो, समझ गए तो हाँ बोल दो। तो आर्टिकल 21 तो आपका ये था। ठीक है, हो गया। चलिए, इसको मैंने आपको शॉर्ट रूप में समझा दिया। अब हम 21A के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि 21A अभी ऊपर आया भी था। तो हम 21A के बारे में हम जानते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया था, अच्छे से समझ लो। यानी कि यह है आपका शिक्षा का अधिकार। हालांकि इसके लिए संविधान में कोई भी पार्ट भाग ऐसा नया नहीं बनाया गया है, उसको केवल आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा, छोटा सा लिखा गया है ये वाला पॉट। ठीक है ना? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये आया था, ये हुआ था। और इसके तहत में क्या क्या किया गया था शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत में? यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, यानी कि ये कई बार सवाल आया भी है कि इनकी रेंज क्या है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो कि संबंधित राज्य इसका संरक्षण करेगा, इसकी देख रेख जो है जो करेगा। तो ये आर्टिकल 21A है। ठीक है। और यह किस में है? यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत में ही इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। आर्टिकल आते हैं 22 पर। अब ये आर्टिकल 22 जो होता है ये है क्या चीज? क्योंकि यह भी जो है स्वतंत्रता के अधीन में ही आता है। तो आर्टिकल 22 को हम जानते हैं कि इसमें है क्या चीज और इसका संबंध ये किससे है। चलिए, तो आर्टिकल जो 22 है इसको एक बार आप लोग अच्छे से सुन लो
ये है आपका गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी कि ये इसका मतलब क्या है, यानी कि जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी केस में क्या किया गया है, गिरफ्तार। तो अब एकदम से ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर सीधे कार्रवाई मतलब कि हो जाएगी। ठीक है, अगर सबूत होंगे तो उसके ऊपर फिर जो है जो कार्रवाई हो सकती है। अगर सबूत होंगे तो उसको भी कहीं पहले पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधे पकड़ा और सीधे उसके ऊपर एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको यानी कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। तो यह आर्टिकल 22 में के अंतर्गत में आता है, जिसे जिसे कहा जाता है क्या चीज, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया है इस वाले में, यानी कि व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का भी राइट है इसके जो है अंतर्गत में, और वो अपने पसंद के वकील से परामर्श भी और या बचाव संबंधित राइट भी वो ले सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे खंड हैं, तो उनमें से दूसरा खंड हमसे कहता है, तो पहले खंड में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि पहले खंड में है क्या कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो उसको जानने का राइट है कि भाई कि उसे क्यों और किस केस में गिरफ्तार उसे किया जा रहा है। ठीक है, अब ये रॉलेट एक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, जो समय जो जो ये लाया गया था ब्रिटिश समय में कि भाई किसी को पकड़ो और फिर जेल में वहां डाल दो, बताओ मत। तो इसलिए ये संविधान में इन चीजों का ख्याल जो है रखा गया है कि किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसको जानने का राइट है। दूसरे खंड में हमसे ये कहता है कि अब देखिए गिरफ्तारी के दूसरा खंड ये रहा आपका, यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में उसे पेश किए जाने का राइट है। यानी कि उसके पास में एक ये है कि 24 घंटे के भीतर में उसको अधीनस्थ यानी कि जो पास का जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष पेश किए जाने का भी मतलब राइट है, जहाँ पे वो अपनी अपील रख सकता है। और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के ये बिना 24 घंटे से अधिक तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार, यानी कि 24 घंटे की अगर ज्यादा समय हो चुका है तो उस व्यक्ति को वहां से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके जो भी राइट्स हैं वो उसको जो है फिर से मिल जाएंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर में उसको पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लगभग जानते होंगे। चलिए, अब तीसरा जो खंड यहाँ पर हमसे कहता है, अब ये क्या कहता है कि उपयुक्त अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को जो भी प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि ये जो दोनों खंड एक दो हैं, लेकिन व्यक्तियों को ये प्राप्त नहीं होंगे। जो पहला है आपका शत्रु देश के नागरिकों को, दूसरा है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार जो ये व्यक्तियों को। ठीक है, यानी कि कोई आतंकवादी है, विदेशी अब देश का कोई नागरिक है, वो भारत में आता है, ठीक है, और वार करता है, किसी को मार देता है, कुछ भी जो करता है, तो उसको खंड एक और खंड दो के जो ये राइट्स हैं ये नहीं दिए जाएंगे। ये जो खंड एक और दो के जो राइट्स हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 आप लोग समझ गए। अब इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें इतना ही है, आपको इतनी ही चीजें आपको लगभग समझनी है। ठीक है, हालांकि इसके और भी खंड हैं बहुत, ये मतलब ये क्या डिटेल में है, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वाले को ही देखना है, बाकी चीजें स्किप है। तो देखिए, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, सिर्फ दो ही है इसमें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम नीचे देखेंगे स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 तक है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान में आपको रखनी है। चलिए, शोषण के विरुद्ध वाले में देखते हैं। ये आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद ये आपका 23 है, यानी कि मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का निषेध। ठीक हो गया, तो यानी कि इसमें सिंपल सी जो भाषा में हमसे कहना चाह रहा है कि मानव के साथ में व्यवहार संबंधी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल हमें जो है ये 23 हमसे कह रहा है। तो इसी में जो पहला पॉइंट है ये हमको ये कहना चाह रहा है कि महिलाओं तथा SC ST जातियों के लिए विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के मानव दुर्व्यवहार, बेगार वो बारात श्रम का निषेध यानी उसको रोकने का ये काम करेगा। ठीक है, तो ये 23 है आर्टिकल। बस, अब 24वां क्या है, 24वां सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार सवालों में आ चुका है, यानी कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन का मतलब क्या है, 14 वर्ष के आयु के जो छोटे बच्चे हैं उनको जबरन कारखानों या फिर खान या फिर संबंधित जो भी कारखानों में
नियोजित यानी कि उनको काम जबरन नहीं कराया जाएगा कि उनके जीवन पर कोई संकट आए। ठीक है, तो यह आर्टिकल उनको संरक्षित करता है 24 के अंतर्गत में। ठीक है, समझते हैं आप लोग। तो ये है आपका। चलिए अब आर्टिकल आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अब ये एक एक ये लाइनों के हैं, बस इन पे इनमें से 25वां ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये 25वां जो है ये हमसे कहता है अंतःकरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अगर आप देखिए, आप सभी जानते हैं ना कि हमारा जो भारत देश है, आ, वो वो कहने के लिए हिंदुओं का देश है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया। संविधान में निरपेक्ष राज्य की ये परिकल्पना जो है की गई है, जहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक हो गया। अगर कोई अगर ऐसा कहता है कि ये एक आ, समुदाय का जो देश है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि वो संविधान का उल्लंघन वाली बातें कर रहा है। ठीक है, उसके विरुद्ध में केस हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये पहला ये 25वां जहां पर ये कह रहा है। अब 26वां जो आर्टिकल कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी है, ये आर्टिकल 26 कहता है। 27 आर्टिकल हमसे कह रहा है कि धार्मिक कार्यों पर खर्च ये धन पर ये कर से ये मुक्त है। यानी कि अगर आप किसी मंदिर में जो कि रजिस्टर्ड है, वहां पर अगर धन आप देना चाहते हैं, दान देना आप चाहते हैं, तो जो वो आपका पैसा होगा वो क्या होगा, वो टैक्स से मुक्त माना जाएगा आर्टिकल 27 के अंतर्गत में। ठीक हो गया। 28 में हमसे कहता है, आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक हो गया। यानी कि कहीं पर अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें उपस्थित होने यानी कि भाग लेने की भी स्वतंत्रता मतलब संविधान हमें देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे मदरसों में, अन्य शिक्षण संस्थानों में क्या होता है, धार्मिक शिक्षाएं जो है दी जाती है। ठीक है, तो वो इस आर्टिकल 28 के अंतर्गत में दी जाती हैं, तो इसलिए ये वो यानी कि आर्टिकल 28 जो है उनका संरक्षण करता है। ठीक हो गया। तो 25, 26, 27 और ये 28, तो इतनी चीजें आपको मैंने समझा दी। अब आपका आता है लास्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, इसके बाद अभी एक और अभी आना है। तो अब ये है क्या चीज, ये आर्टिकल 29 और ये 30 के लिए बीच में है। तो 29वां आर्टिकल जो हमसे यहाँ पर कहना चाह रहा है, तो ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। आर्टिकल 29 कई बार आया है ये सवालों में। ठीक हो गया। चलिए आगे अब हम बढ़ेंगे। इसमें एक लाइन में केवल यही चीजें ध्यान में आपको रखनी है। आर्टिकल 30 में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल जो ये 30 है आपका, यह संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह है आपका संबंधित है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि 29 और ये 30 से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 29 में ये 30 में हमसे ये लाइन जो है कहता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 30 धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें ये लाइन सब चीजें पढ़ने से अच्छा है ये लाइन ही पढ़ लो, यानी कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार आर्टिकल 30 के अधीन दिया गया है। चलिए अब एक लास्ट आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और इसे ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत की आत्मा कहा था। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओगे कि भारत, अब जो मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा उसका सही से सुन के आंसर देंगे। भारत में, भारतीय संविधान में, सॉरी, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। अच्छे से शब्दों को आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब जरा एक बार आंसर दीजिए, हालांकि मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई हैं अच्छे से। सभी लोगों ने आंसर सही नहीं दिया है। जो मैंने आपको लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी का भी अभी तक आंसर से ठीक नहीं हुआ है। हाँ, रंजना जी का आंसर ठीक है। रंजना, योगेश,
ठीक है, आप दोनों ठीक है। तो देखो, मैंने आप लोगों को मैंने समझाया भी था, ये जो पहला सेशन मैंने लिया था उसी समय ही मैंने आपको समझाया था कि अगर आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर के शब्दों में किसे भारत की संविधान की आत्मा जो है कहा गया है, तो तब आपका आंसर होगा आर्टिकल 32। अगर उनका नाम नहीं देगा, अगर सिंपल सी भाषा में देगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब वैसे केस में आपका होगा प्रस्तावना। ठीक है, समझाया था नहीं समझाया था बताओ? समझाया था। ठीक है, तो अब नहीं बोलना आप लोगों को, ठीक है? 2 बार 2-3 बार मैंने आप लोगों को समझा दिया है और फिर से वही गलती ना हो। अब देखिए, तो आर्टिकल 32 जो होता है ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से भी कई बार सवाल आते हैं। अब ये कौन-कौन से हैं, यानी कि इसमें रिटों से संबंधित जानकारी जो है जो दी गई है, अब कौन-कौन सी रिटें हैं, तो देखिए इनको ये पार्टों में डिवाइड भी किया गया है। तो जो फर्स्ट है आपका ये है बंदी ये प्रतिरक्षण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है ये प्रतिषेध, चौथा है उत्तरप्रेषण और पांचवा आता है अधिकार ये परीक्षा। तो ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें अभी एक लाइन आई है कि आर्टिकल 32 के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा, यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा जो है कहा है। जब बात आएगी, जब इनका नाम दिया जाएगा तब, जब नाम नहीं दिया जाएगा तो वैसे केस में ये प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा होगी। ठीक है ना? क्लियर? इसको शब्दों को रखना अच्छे से। चलिए, तो आज का सेशन में यहीं तक मैं रखना चाहूँगा, और कल शनिवार है, कल भी एक एक्स्ट्रा सेशन में लूँगा, तो ये कवर आपका हो जाएगा और नीति निर्देशक तत्वों को भी कल जो है कवर किया जाएगा। तो इतना पार्ट आपका हो जाएगा, तो मैं उम्मीद मैं करूँगा कि संडे को भी मैं लूँ क्लास एक्स्ट्रा। तो जितना भी पार्ट आपका होता जाएगा उसको आप लोग समझो और रिवीजन के रूप में हर चीज़ देखो। आपके अगर पास में कोई बुक है तो उसको अच्छे से समझो कि ये क्या चीज़ आपको उसमें से निकालना है, पढ़ना है। ऐसे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हम इसमें से क्या पढ़ें, क्या फिर ना पढ़ें। ठीक है? चलिए, आज का सेशन यहीं पे हम करते हैं समाप्त, और कल फिर आपसे रूबरू होंगे 7:30 बजे शाम को।